अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान महराज हबीब। हिकु भेरो ॿीहर मुल्क अंदरि दहशतगर्दी जी लहर जी शुरूआत थी वई आहे। पेशावर में अचल ख़ुदकुश धमाके ते केतिरा ई सवाल उथनि था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि पेशावर अंदरि अहम इजलास पिणु आहे। मजमूई तौर ते ही सूरत हाल उन वक़्तु शुरू थी जॾहिं तालिबान अफ़गानिस्तान में आया ऐं उन बाद अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ख़राब थी। मुसलसल हिकु ॻाल्हियुनि जी शुरूआत थी, उहे दौर बि हलिया। उन वक़्तु ॻाल्हियुनि ते एतिराज़ बि साम्हूं आया, पर इमरान ख़ान जी हुकूमत दौरान ई एमनेस्टी ॾिनी वई ऐं केतिरा ई जेके दहशतगर्द हुआ जिन जो तालुक़ु TTP सां हो, उहे पाकिस्तान वापसि बि आया। उन वक़्तु पार्लियामेंट खे एतमाद में न वरितो वियो। इन वक़्तु ई APS साने जे शहीदनि जे वारसनि पारां बि मुसलसल एहतजाज कयो वियो और मुतालबो इहो ई कयो वियो त छो दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। उन वक़्तु को जवाबु वाज़िह तौर ते साम्हूं न आयो। हिकु भेरो ॿीहर मुल्क अंदरि दहशतगर्दी जी हिकु वॾी लहर जी शुरूआत थी आहे। माज़ी अंदरि पाकिस्तान में इन ई दहशतगर्दी सबबि 80,000 खां वधीक पाकिस्तानी शहीद थिया, $40 डॉलरनि जो नुक़सानु थियो। मुसलसल इहा सूरत हाल नज़र आई ऐं उन वक़्तु बि इहो ई ॿुधायो वियो त ग़लति पॉलिसियुनि सबबि इहा सॼी सूरत हाल पैदा थी आहे ऐं अॼु वरी हिकु भेरो ॿीहर उन जी शुरूआत थी आहे। सॼी सूरत हाल जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं अॼु कहिड़ी सूरत हाल उते रही, जेके मजमूई तौर ते कोताहियूं हुयूं उन्हनि जा सबब कहिड़ा हुआ, उन्हनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे। अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻुणाइजे आहिनि KP जा मोहतरम जनाब सैयद अख्तर अली शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। शाह साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा, आज जो धमाका हुआ है और ज़ाहिर है इसका खदशा मौजूद था, उससे पहले हमने ऐसे वाक़यात देखे, पर खुदकुश धमाका बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर आज एक बार फिर से देखने को मिला है। क्या आप समझते हैं मजमूई तौर पर कहाँ पर गलतियां हैं जिनको दोहराया गया है जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है? इसकी मैं दो सूरतें बताऊंगा। एक तो ये है कि हमने एक पहल की और हमारी हमेशा से ये एक ख्याल रहा पॉलिसी लेवल पे कि शायद अफगानिस्तान में जब तब्दीली आएगी तो हालात बड़े मुवाफिक हो जाएंगे। वहाँ पर शायद अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत होगी तो वहाँ अगर पाकिस्तान मुखालिफत दहशतगर्दों की जो पनाहगाहें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ पर अमन का दौरा हो जाएगा। और हमने फिर पहल भी की। हमने इस सिलसिले में मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी जाहिर की कि हम यहाँ पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ मसल्ला कार्रवाई नहीं कर सकते। सिर्फ हम आपके साथ ये मदद कर सकते हैं, एक पुल का किरदार अदा कर लेंगे, आप इनके साथ बातचीत करें। और आपने देखा कि वो बातचीत हुई, जंगबंदी भी हुई, ऐलानात हुए, लेकिन मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि उसके हमने एक जो बुनियादी गलती इसमें की कि हमने मुआहदा तकमील से पहले ही उनको बहुत सी कंसेशंस दी। उस दौरान उनके आमदोरफ्त के रास्ते खुल गए, उन्हें मैन्यूवर करने के लिए वक्त मिला, असर तन्नो तंजीम का वक्त मिला और बाद में उन्होंने ऐसे शराइत पेश किए जो कि किसी भी रियासत जो कि अपनी अमलदारी का दावा करती है, अपने आप को एक कामयाब रियासत कहती है और जो कानून की हुक्मरानी की बात करती है, तो उसके लिए मुमकिन नहीं। तो वही हुआ और फिर जंगबंदी खत्म हुई और उसके बाद उन्होंने ऐलानात किए कि वो हुकूमत के तमाम इदारों के ऊपर बमशमूल सिक्योरिटी फोर्सेस हमले करेंगे। और आप देखते गए कि उसमें तेजी आती गई। और अब जब तकाबली जायजा करते हैं इस साल का, मैं बल्कि अभी हम तो दाखिल हो रहे हैं, नया साल है, लेकिन पिछले साल जो 2022 और 2021 का, तो पिछले 6 माह में जब से वहां पर अफगानिस्तान में
तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत आई है तो आदाद और शुमार के हवाले से दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। और अभी हाल ही में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करना ये कोई जायज़ बात नहीं, और पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। लेकिन उसके जवाब में मस्बत जवाब नहीं मिला, बल्कि तहरीक तालिबान। ये मुझे बताइएगा, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, ज़ाहिर एक ख्याल ये मौजूद था पाकिस्तान के अंदर जैसे ही तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई कि वो हमारा साथ देंगे। पहले हमने देखा वहाँ पर जो टीटीपी के रहनुमा थे या फिर जो उनके अफराद वहाँ पर जेलों में थे उनको आज़ाद किया गया। फिर पाकिस्तान ने कोशिश की कि उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, वो नहीं हुआ। जैसे आपने जिक्र किया मुज़ाकरात के दौरान एक एमनेस्टी दी गई और काफ़ी जो उनके लोग थे वो वापस आए। तो एक जो मजमूई तौर पर ये ख्याल था कि जो तालिबान अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या टीटीपी वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से, आप समझते हैं कि ये ख्याल अब दुरुस्त नहीं रहा और जो अनासर उसमें मुलविस थे, खासतौर पर जो एक मुज़ाकरात का हमने लंबा सिलसिला देखा जिसमें कामयाबी नहीं हुई और जिसकी वजह से हमने फिर ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके अफराद थे वो वापस भी आए, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि पहली मर्तबा तो नहीं हुआ, ये तसलसल से ये गलतियां होती रही हैं। ये तो नेक मोहम्मद साहब, जब नेक मोहम्मद थे उस वक्त हमने सरारोवा का मुआहिदा किया, फिर उसके बाद मुतवातिर हाफिजुल बहादुर के साथ किया, हमने मौलाना फजलुल्लाह के साथ किया, तो उसमें यही बात सामने आई थी कि अब हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो ये अब एहतसाब के इदारे कौन से, कौन एहतसाब करेगा? बुनियादी सवाल तो ये है, विल बेल द कैट। तो हो सकता है कि वो अपनी दानिश में एक जाविया है, एक सोच थी कि शायद मुज़ाकरात के जरिए अमन आ जाएगा। लेकिन जब हम माजी के जितने भी मुआहदे हुए हैं, तारीख को जब हम देखते हैं, ये गुज़िश्ता खासकर 9/11 की बात करूंगा, तो वो अब जब भी मुआहदे हुए उसके मनफी असरात ही आए। हमने हमेशा ये सोचा कि शायद अमल आएगा, लेकिन वो जिन लोगों के साथ मुआहदे हुए उन्होंने उसका अपने लिए, उनकी वो एक टेक्टिकल मूव्स थी, उनके जो उनका अपना ग्रैंड डिजाइन है उसमें उन्होंने और ज्यादा असर रफूज उनका ज्यादा फैला। तो वही हम बार बार ठोकरें खा रहे हैं लेकिन फिर वही काम कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये सिर्फ नहीं, ये बुनियादी तौर पे जब तक एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट नहीं आएगा हमारी कौमी पॉलिसी में, हम ये ठोकरें खाते रहेंगे। और वो तब आएगा कि जब हम अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी नेशनल अंदरूनी पॉलिसीज को, वो एक ये कि पुरअमन बकाए बाहमी गैर जानिबदाराना पॉलिसी, इस किस्म ये बुनियादी हमारे पिलर्स होंगे, जब कॉर्नरस्टोन्स होंगे हमारी नेशनल पॉलिसी का। तो ये तमाम चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है, तो तमाम ये चीजें तब शाह साहब, जो आज एक दूसरी बात सामने आई है इस धमाके के बाद कि अब हो सकता है कि ऑपरेशन की शुरुआत भी हो, उस तरफ भी मामलात जा सकते हैं। इस वक्त जो असर रसूख है टीटीपी का पाकिस्तान के अंदर, उसको आप कितना समझते हैं कि मुख्तलिफ माजी के हवाले से, और इस वक्त अगर एक बार फिर से ऑपरेशन की शुरुआत होती है तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर? शुरू में जब ऑपरेशन होंगे तो लाजमी तौर पर वो रिएक्शन करेंगे, कुछ तेजी भी आ सकती है, लेकिन अगर तसलसल के साथ सस्टेन एफर्ट्स होंगी तो फिर जिस तरह हमने पाकिस्तान की फौज ने, दीगर इदारों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में, खैबर में कार्रवाइयाँ की, तो उसके बाद बदतरीज दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत कमी आई। और वो वक्त था इन ऑपरेशन से पहले कि जब आपकी अमलदारी बिल्कुल इन इलाकों में ख़त्म थी, वहाँ पर तो मतवाज़ी हुकूमतें बनी हुई थी। वो एक तो दूसरी सूरत थी।
اس کا جب ہم تقابلی جائزہ کرتے ہیں تو آج اسے بہتر ہے. لیکن اگر ہم اس چیلنج کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کریں گے, اب تو سائل پسندی سے کام لیں گے. آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت جو ہم نے دیکھا تھا ایک متبادل کے طور پر وہ کچھ علاقوں میں کام کر رہے تھے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, پر اس دفعہ مختلف اس لیے بھی ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, پنجاب میں واقعہ ہوا, پھر آج پشاور میں واقعہ ہوا, تو اس دفعہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ مؤثر کچھ لگ رہا ہے جو صورتحال مختلف جگہوں پر اثر رسوخ ہے؟ میں اس کی دو صورتیں, ایک تو دہشت گردی کے واقعات ہیں, کوئی بھی شخص جا کر دھماکہ بھی کر سکتا ہے اور وہ انفرادی. ایک وہ صورت ہے کہ آپ اتنی تقویت مل جائے آپ کو کہ آپ ایک خاص علاقے میں اپنا کنٹرول حاصل کر دیں اور وہاں پر پھر آپ کے احکامات چلیں. ایک وہ صورت ہے. تو وہ صورت ابھی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن بعض علاقوں میں ان کی موومنٹس دیکھی گئی ہیں, جیسے کہ شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان ہے. لیکن اب وہاں بھی ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر آپ یہ کہیں کہ بالکل ہی حکومت ان کی بن گئی ہے, جیسے کہ 2013 کے وقت تک ان کی حکومت تھی, اور وہاں تو پولیٹیکل ایجنٹ ہیلی کاپٹر میں اپنی جگہ اترتا تھا اور پشاور آتا تھا. وہ تو وہ صورتحال تھی, اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح سے ہم اس کی روک تھام نہیں کی تو پرانی ریلیپس ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جس طرح بھی کوئی سیاسی تنظیم ہے ان کے ورک کراچی میں بھی ہوں گے, پشاور میں بھی ہوں گے, اسی طرح یہ تنظیمیں بھی ہیں, ان کی ہر جگہ موجودگی ہے, کہیں وہ ایکٹیو ہیں کہیں یہ ڈورمنٹ ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہم نے, یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو 9/11 اور اس سے پہلے, بلکہ میں 42 سالوں کی بات کروں گا کہ یہ تنظیمیں اس وقت ایک شکل میں کام کر رہے تھے, آج دوسری شکل میں کام کر رہی ہے. اس وقت 9/11 سے پہلے ان کے اہداف کچھ اور تھے, آج کچھ اور ہے. لیکن یہ تو یہاں پر یہ ایک ذہن پہلے سے موجود تھا. تو اس دوران حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس کافی ڈیٹا ہے, پروفائلنگ ہوئی ہوئی ہے, انڈیکسیشن ہوئی ہوئی ہے, ریڈ بکس بنی ہوئی ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے, چاہے وہ پولیس کے ادارے کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیں, ہمارے دیگر ادارے ہیں, کہ وہ اپنی ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کو مزید بہتر کریں, تو تب بھی کامیابی ہوگی. ریئیکٹیو موڈ میں نہیں آئے, اب انہوں نے پریونٹیو میجرز لینے ہیں, اور وہ پریونٹیو میجرز تبھی کامیاب ہوں گے کہ جب ہماری انٹیلیجنس بہتر ہو. بہت شکریہ اختر علی شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اختر علی شاہ صاحب اساساً گڈ موجود ہوا پشاور میں جو دھماکو تھو ہے, اور بعد صورتحال کے حوالے سے کا اجلاس پڑ تھو ہے. مجموعی طور تے ماضی اندر پاکستان میں قسم جا کترا واقعات تھی چکا ہیں, ایک وڈے عرصے بعد ایک بار بیر شروعات تھی ہے. 2016 میں پشاور سانے کھان پوئی یہ فیصلو کیو کہ دہشت گرد کے بخش نہ کयो वेंदो. مکمل طور تے اساں ان وقت یا شے ڈٹھی سی نیشنل ایکشن پلان وسیلے جے پوائنٹ ساموں آیا تے کا بھی ان معاملے تے اگر کہیں بھی تنظیم پر آگ بھرائی کی وئی تو ان کے جواب ڈنو ویندو, پر جی طالبان جی حکومت افغانستان میں آئی تو بعد صورتحال میں تبدیلی بھی نظر آئی ऐं कंहिं हद ताईं ग़लतियूं वाज़े तौर ते मौजूद हुयूं जंहिं सबबु इहा सूरत हाल हिकु ॿीहर पैदा थी आहे. पाण हिन हवाले सां वधीक ॻाल्हाईंदसि, वक़्त जो ब्रेक जो असर. پروگرام میں ایک بار بیر بلیگار پان ذکر کنداسیں پشاور میں جتھل واقعے کے حوالے سائیں جو عام اجلاس جو ہے وزیر اعظم کی صدارت ان میں سبھی صوبن کے یہ ہدایت کی وئی ہے تو سیکورٹی جا فل پروف انتظام کیا ون, خطرو خدشو ان وقت بھی موجود ہے جن جو اظہار گزل کتری عرصے کا ملک جا مختلف مانو کرے رہا ہوا, خاص طور تے ٹی ٹی پی کے حوالے سے خطرہ ان وقت موجود ہیں. ان حوالے سے ڳالھائينداسين.
असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले बताइएगा, आज जो वाकया हुआ है पेशावर में, आप क्या समझ रहे हैं, इसका तनाजुर क्या है, और क्या एक बार फिर से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर की ये शुरुआत हो चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। वो अनफॉर्चुनेटली और बड़े दुखी दिल के साथ एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो आज हादसा हुआ है पुलिस लाइन में, जिसके मस्जिद में, और एक ऐसी जगह पर किसी ऐसे बंदे ने जो खुद को मुसलमान कहता होगा, उसका हैंडलर भी मुसलमान होगा और उसका भी जो बयानिया है वो भी मुसलमान का बताया होगा, और दूसरी तरफ पर अल्लाह के सामने खड़े हुए नमाजी और उसी अल्लाह अकबर में वो पहले साफ पर, और फिर वो खुद को धमाके से उड़ा दे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक और हमें बहुत कुछ याद रखने सीखने की जरूरत है। दूसरी बात यह आ जाती है कि इस किस्म के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, और आज का जो वाकया है ये तो बिल्कुल एक आप रेड जोन उसको कह दें, और दूसरी तरफ पर पुलिस लाइन जहां पर कि बिल्कुल कड़ी निगरानी होती है, 3 हिसार होते हैं, और वहां पर इतना बड़ा हादसा का होना यकीनी तौर पर हमारे जो इदारे हैं या जो सिक्योरिटीज हैं या वहां के जो करते धरते हैं या ओवरऑल मतलब है कि हमारे उसमें इस किस्म की कमजोरियां हैं जिसको इस किस्म के लोग एक्सप्लॉइट कर जाते हैं और फिर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दूसरी बात कि पहले अकेले कोई चेक पोस्ट पर हुआ या किसी गश्त पार्टी पर हो गया या आईडीज उन्होंने लगा दी, तो उसमें कुछ 2-3 जाने जाया हो जाती, जो कि वो भी बड़ी कीमती है, लेकिन आज का जो वाकया हमारे आंखें खोलने के लिए काफी है। और दूसरी बात यह कि अब इस जंग को हमने किस तरीके से लेना है। आया एक नए जंग तो शुरू थी, लेकिन उसमें एक बड़े महाज पर उसकी तैयारी या उसकी शुरुआत है। मैं ये समझता हूं कि हमें ये न सिर्फ कि सफारती महाज पर भी इस जंग को और पॉलिटिकल लेवल पर भी, और इसके अलावा हमें सिक्योरिटी लेवल पर भी इस जंग को अभी लड़ना होगा, इसलिए कि पहले जो बातचीत हो रही थी उसका जिस तरीके से खात्मे हुआ, और दूसरी तरफ पर जो अमारत इस्लामी है उसको जिस नज़र से इसको देखते हैं, और तीसरी तरफ हमारे यहाँ जो आए दिन वाकयात होते हैं, इसमें तीनों महाजों पर हमें आगे बढ़ना होगा, और तीनों महाजों पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका कोई हतमी नतीजा या कुछ अमन के मतलब जिसके साथ हम उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं। अदरवाइज इस किस्म के वाकयात अगर होते जाएं, एक तरफ पर तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, दूसरी तरफ पर इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, और तीसरी तरफ पर हमारे यहाँ अभी जो कीमतों के लिहाज से एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। तो इन सब हालात को देखकर मेरे ख्याल में कि हमें बड़े इमरजेंसी बेसिस पर बड़ा फोकस अप्रोच चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से भी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल तनाव है और ये जो हमारा गवर्नमेंट का प्रिवेलेंस है और कंट्रोल है, खुसूसी तौर पर जो हमारे खाने पीने के आइटम्स और इसके अलावा दवाइयाँ और इसके अलावा जो माल जान की हिफाजत है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अब मेरे ख्याल में कि ये पॉलिटिकल रैंगलिंग को इसको एक पास देना चाहिए, और जिस तरीके से 9/11 के बाद एक यकजहती का और नायब जो 20 एक्शन प्लान बना था, इसी तरीके से मेरे ख्याल में दोबारा मिल बैठकर एक तरीक़ाकार, एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो आज इजलास हुआ है वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में पेशावर के अंदर, उसमें ये फैसला किया गया है कि अब नेशनल एक्शन प्लान पर मनोअन अमल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर जो APS सानहा हुआ उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और फैसला किया गया,
کہ کسی صورت میں ملک کے اندر دہشت گردی و انتہا پسندی کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر صورتحال تبدیل ہوئی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد. اب پھر سے ہم جو اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس بھی وجہ سے ہوا تھا وہاں پر کچھ کولیپس ہوا ہے جس کی وجہ سے فائدہ لیا گیا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے اور اس کا نقصان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ لو، جہاں تک مذاکرات کی بات تھی تو وہ بھی امن کی طرف اقدامات تھے، اور اس اقدامات میں میرے خیال میں کہ ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طریقے سے آن بورڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے. دوسری بات کہ جہاں تک پارلیمنٹ کی بریفنگ ہوتی تھی اس میں تو تھے. تیسری بات کہ کچھ معلومات کو، کن چیزوں کو عوام سے یا میڈیا سے دور رکھا گیا تھا جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سلسلہ نہیں تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ تھا اور جس طریقے سے اس کے لیے مطلب ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ایک بڑے جنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو اپنے گارڈز کو نیچے نہیں کرنا ہوگا، اپنے نیشنل پلان کو مطلب ایک ریلیگیٹ نہیں کرنا ہوگا، اس کو پس پشت نہیں ڈالنا ہوگا. اور آپ نے دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہو تو دوسرے ہاتھ میں آپ کے زیتون کے ٹہنی ہو. یہ دونوں صورتیں ہونی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہم تو کچھ یہ غلط فہمی تھی کہ جب افغان طالبان حکومت میں آئیں گے تو یہ محاذ ہمارے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کنٹرول کر پائیں گے، ان لوگوں پر پریویل کر جائیں گے. وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے انہوں نے سہولت کاری کی، ہم نے شروعات کی بات چیت کا، اس بات چیت کے گیم سپائلرز بھی تھے، اور وہ گیم سپائلرز کو ہم نے ایسا مواد فراہم کیا جس کی وجہ سے فیئر سنڈروم بنا، اور پھر اس کے بعد مذاکرات ڈیریل ہو گئے. اور اب وہی لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ امن کی بات چیت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نئے جنگ کی شروعات ہے. تو یہ ایک ایسا کہ اب اس میں کوئی ونر نہیں ہے، اس میں سارے لوزرز ہیں. اور لوزرز اس لیے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک نئے سرے سے ایک نئے جنگ کا، اور جس کے لیے ہم بڑے آپریشن نہیں کر سکتے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ان کو جو پاکستان کو نامزد لوگ تھے، جیسے آپ نے ذکر کیا افغان طالبان کے حوالے سے غلط فہمی موجود تھی ملک کے اندر، اور اس وقت ہم نے مسلسل ایک یہ سلسلہ دیکھا. کیا موقع ملا ان کو پاکستان میں واپس آنے کا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھ لو، وہ جو لوگ آئے تھے کوئی میرے خیال میں 300-400 کے لگ بھگ تھے، اور وہ 300-400 جو تھے ان کے پاس بوٹس تک نہیں تھے، وہ بہت بری حالت میں تھے، اور ان کے ساتھ صرف پرسنل ویپن تھا. لیکن اس کو لانے کا جو طریقہ کار تھا اس میں کچھ جول تھا، اس میں کچھ کمزوریاں تھی. ایک تو یہ تھا کیونکہ وہ ڈھانچے کے ساتھ، تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ اور ہتھیار کے ساتھ ان کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا. پہلے جو نان کمپیٹنٹس تھے ان کو لاتے، ان میں جو کمزور تھے یا جو ضعیف تھے یا اس کے علاوہ جو ان کے فیملیز تھی یا ان کے علاوہ ان کے جو باقی لوگ تھے ان کو لاتے، اور جو ہارڈ کورس تھا ان کو یہاں پر نہیں لانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار تھا اس میں گارنٹرز کا ظاہر ہے کہ افغان طالبان کو پھر ایک گارنٹر کے طور پر بھی لیتے کہ اگر ان لوگوں نے اس قسم کی حرکت کی تو آپ اس پر پریویل کر جائیں گے اپنے ملک میں، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہاں پر بھی جو قوتیں تھی جو اسپیشلی نیشنلسٹ تھی جو اس کے خلاف تھے، اور کچھ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھی، اس کا بھی تدارک کرنا چاہیے تھا. اور چوتھی بات یہ تھی کہ عام لوگوں کو اگر یہ انفارمیشن ہوتی، کیونکہ سیکیورٹی کے بھی نیچے لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں تھی، اور تبھی جو سوات میں واقع ہوا اس میں پولیس بھی اور کچھ ہمارے ملٹری کے بھی لوگ لوور لیول کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کی کمزوریاں تھیں. اور میرے خیال میں کہ اب اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں اس جنگ کو ہم منٹ تک لڑیں گے، میرے خیال میں کہ تینوں راستے ہمیں اختیار کرنا ہوگا. ایک افغان حکومت کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج رہنا،
दूसरा हमें अपनी तलवार भी तेज रखनी होगी, अपना गार्ड भी नीचे रखना होगा। और चौथी बात, ये नेशनल एक्शन प्लान तो है, लेकिन इसके अलावा जो बातचीत के लिए जो रिकनसाइलेबल है उनको अपने तरफ पर करना होगा, ताकि वो कमजोरियां जिस तरह आपने जिक्र किया, ज़ाहिर जो मुआहदा हुआ कतर में, उसमें अफगान तालिबान इसके गारंटी हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अफगान तालिबान और टीटीपी में इतना फर्क नहीं है। वो जो पूरी एक जंग है, जो सिलसिला है, वो साथ लड़े हैं। तो ये तवक्को ना पहले होनी चाहिए थी और ना अब होनी चाहिए कि अफगान तालिबान कोई पाकिस्तान की इस सिलसिले में मदद करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ अपने मसाइल हैं। तो इस वक्त भी अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया तो उसका नुकसान ही होगा। रिसेंटली हम इसका एक एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पोजीशन ऑफ वीकनेस से बातचीत करें, एक तो ये है। दूसरी बात कि अफगानिस्तान के भी सारे दड़ों को अनलूप लेना होगा। अनफॉर्चुनेटली जो पहले था उसमें एक दड़ा तो था जो कि खोस्तवाल हैं, जबकि उसमें कंदाहारी वाले शामिल नहीं थे। अभी हमने अगर करना होगा तो फिर कंदाहारी और पूरे अफगानिस्तान के पूरे जो उनका शूरा है और उनके जो बाकी कैडर है उसको लेना होगा, इसलिए कि वहां पर ये एक नजरियाती तौर पर उनके साथ मुंसलिक है, दूसरी तरफ पर उनके साथ एलिजियंस भी इनका है, और तीसरा ये कॉमरेड इन बैटल रहे हैं। तो जाहिर उनके इस तरीके से हम नहीं तोड़ सकते या उनको अलग नहीं कर सकते। चौथी बात यह आ जाती है कि अगर मतलब है कि अफगान तालिबान ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और अमन का रास्ता इस तरीके से तलाश नहीं करेंगे, तो फिर अगर हम इस पर प्रिवेल कर जाते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं तो ये दाइश में शामिल हो जाते हैं, या ये जो नदरन अलाइच या इसके अलावा जो रेजिस्टेंट ग्रुप है उनकी तरफ चले जाते हैं, या जो बाकी जो मतलब है कि जो नेबर्स है उनकी तरफ इनका रुख हो जाएगा। तो उनके भी कुछ कम मजबूरियां, कुछ कमजोरियां उनकी है कि वो पूरे तरीके से उन पर काबू नहीं पा सकते। और फिर ये भी उनको खदशा है कि हमारे लोगों के साथ इनके बड़े गहरे रवासिम ताल्लुकात, और जिस तरह मैं कहता हूं कि कॉमरेड इंजाम रहेंगे तो वो जरूर दरपर्दा उनकी भी मदद करेंगे, तो हमारे रैंक्स में भी फिर कुछ तफावत या कुछ तफरीका पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कम्प्लेक्स सिचुएशन में हमें एक ग्रांड स्ट्रेटेजी और वो भी सब फोर्सेस को, सबको ऑन बोर्ड लेकर बनाना होगा। और ये मेरे ख्याल में कि हमारा ये जो पॉलिटिकल जो हम कमजोरियां दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिसकी हुकूमत होती है तो उस पर फिर डाला जाता है। भाई ये जो शहीद हुए हैं ये पाकिस्तानी है, और उनके माए भी पाकिस्तानी थे और उनके बच्चे भी पाकिस्तानी है। तो उस तरीके से कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए और सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं और खास तौर पर पार्लियामेंट को। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेड साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेका हिन वक्त सूरत हाल मुल्क अंदर नज़र अचे पई, पेशावर में अॼु थियल धमाको ऐं उन बाद जेको इजलास थियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि, उन में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद थींदो। कुझु साल अॻु जॾहिं APS सान्यो थियो हो, उन बाद इहो फ़ैसिलो कयो वियो त मुल्क अंदर दहशतगर्दी खे क़बूल न कयो वेंदो, इंतहा पसंदी खे क़बूल न कयो वेंदो। नेशनल एक्शन प्लान जा पॉइंट्स मौजूद आहिनि। उन बाद असां ॾिठोसीं मुल्क अंदर अमन भी आयो ऐं मुसलसल इहो सिलसिलो असांखे नज़र आयो। जीअं ई अफ़गानिस्तान में तालिबान जी हुकूमत आई ऐं उन बाद हिकु ख़्याल मौजूद हो त अफ़गान तालिबान पाकिस्तान जी मदद कंदा, ऐं उहो ख़्याल मुसलसल गलत साबित थी रहियो। और वक्त भी यही सवाल उठंदा रहिया त पाकिस्तान मदद छो थो करे इन सभिनी मामलनि ते। पाकिस्तान पारां घुर कई वई, जेके पाकिस्तान खे घुरबल दहशतगर्द आहिनि उहे हवाले कया वञनि, जंहिंखां अफ़गान हुकूमत पारां जवाब ॾिनो वियो। ऐं उन बाद ॻाल्हियुनि जो हिकु सिलसिलो शुरू कयो वियो। जॾहिं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वियो त उन वक़्तु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आहिनि त पार्लियामेंट खे एतमाद में न वरितो वियो आहे। उन वक़्तु असां इहो बि ॾिठोसीं त APS साने जे शहीदनि जे वारसनि पारां एहतिजाज कयो वियो। मामलो सुप्रीम कोर्ट पहुतो ऐं हिन वक़्तु इमरान ख़ान खे सुप्रीम कोर्ट बि घुरायो वियो। उन खां बि इहो पुछाणो कयो वियो त एतमाद में हिननि खे छो न वरितो वियो।
जंहिं बाद बे एतमाद में जेको वरितो वियो उहो बि हिकु मुतसिब मामला असांखे उन वक़्तु बि नज़र आया, उन वक़्तु बि सवाल थींदा रहिया त छो जेके मुल्क अंदरि हज़ारे शहरनि जा क़ातिल आहिनि उन्हनि सां कहिड़े बुनियाद ते ॻाल्हियूं थियनि पियूं, मज़ाक़ात थियनि पिया। उन वक़्तु ई इहो फ़ाइदो TTP जा जेके घुर्बल दहशतगर्द हुआ उहे वठी पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में दाख़िल थिया। सवाद में असां एहतिजाजनि जा सिलसिला ॾिठासीं, मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजनि जा सिलसिला ॾिठासीं, मुख़्तलिफ़ हमला पिणु थिया, जेको सिलसिलो असांखे मुसलसल गुज़िरियल कुझु महीननि खां नज़र अचे पियो। ऐं अॼु पेशावर में हिकु वॾो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिंमें हिन वक़्तु ताईं 44 माण्हू शहीद थी चुका आहिनि ऐं केतिरा ई ॻणती जोगी हालत में आहिनि। शहादतूं वधण जो इम्कान बि मौजूदु आहे। सभिनी सूबनि खे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां जी हिदायत कई वई आहे त सिक्योरिटी खे फुल प्रूफ कयो वञे। इन सां गॾोगॾु इन ॻाल्हि ते यकीनी तौर ते अमल दरामद करण जी ज़रूरत आहे त बार बार ग़लतियूं न थियनि ऐं बार बार ग़लतियुनि सबबु सभ खां वॾो नुक़सानु हिन मुल्क जे माण्हुनि जो थिए थो, हिन मुल्क जो थिए थो। न सिर्फ़ क़ीमती जानियूं ज़ाया थियनि थियूं पर हुन सां गॾोगॾु अरबे डॉलरनि जो माज़ी में बि नुक़सानु इन दहशतगर्दी जी जंग सबबु थियो आहे। ऐं हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त नेशनल एक्शन प्लान ते अमल कयो वञे। इन सां ई प्रोग्राम जो पंहिंजी ॾियारी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज ॾींदा इजाज़त।